नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी में एआई बन सकता है विकास का सबसे बड़ा औजार। एआई की चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस योजना की बताई जरूरत। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक और खान यूनिस में हमास के कई ठिकानों पर किया हमला, 4 फलस्तीनी नागरिकों की मौत। हुती विद्रोहियों ने इजरायल की तरफ जा रहे मालवाहक टैंकर को निशाना बनाए जाने का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित, सांसदों से यूक्रेन को सहायता जारी रखने की अपील। आईएमएफ ने यूक्रेन को $900 बिलियन सहायता को दी मंजूरी। ईयू में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा जारी। पोलैंड में 8 साल के राष्ट्रवादी शासन का अंत, संसद ने डोनाल्ड टस्क के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में किया मतदान। ईयू के शीर्ष नेता रह चुके टस्क के पद संभालने के बाद यूरोपीय संघ और पोलैंड के संबंधों में सुधार आने की बढ़ी उम्मीद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भीषण आत्मघाती हमले में 2 दर्जन से अधिक सैनिकों की मौत। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी टकराकर उड़ाई सैन्य चौकी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। दिल्ली में हुए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वार्षिक शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। साल 2024 के लिए भारत GPAI की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन 14 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। भारत 15 जून 2020 को इस संगठन का सदस्य बना था। भारत का जोर सुरक्षित, समावेशी, पारदर्शी, जिम्मेदार AI को बढ़ावा देने पर है। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने, नई वैश्विक चुनौतियों से निपटने और युवाओं का स्टार्टअप की ओर बढ़ते रुझान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने AI को अहम करार दिया। AI हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। AI की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। AI के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। AI जैसी तकनीक को समावेशी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में तकनीक तक पहुंच असमान रूप से थी। कई देशों तक तकनीक पहुंची भी नहीं थी, लेकिन इस सदी में तकनीक को लेकर लोकतांत्रिक और मानवतावादी सिद्धांत को बढ़ावा देना ही होगा। किसी भी सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है। हमें दुनिया के विभिन्न देशों को यह भी विश्वास दिलाना होगा कि इस टेक्नोलॉजी की विकास यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। AI पर ट्रस्ट तब बढ़ेगा जब AI से जुड़े एथिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स पर ध्यान दिया जाए। AI तकनीक के गलत इस्तेमाल से दुनिया को होने वाले खतरे के बारे में भी प्रधानमंत्री ने आगाह किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के एथिकल यूज को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द तैयार करना ही होगा। AI 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी
सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है। एआई तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, ये पूरी तरह से समावेशी हो, सुरक्षित हो, तभी सबको साथ लेकर ये तकनीक आगे बढ़ पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के सकारात्मक उपयोग को लेकर अपनी विजन साझा की। अगले 2 दिनों में इस कॉन्फ्रेंस या इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी स्टेक होल्डर्स एआई का भविष्य में क्या उपयोग हो उसकी राह तलाशने की कोशिश करेंगे, एक एक्शनेबल एजेंडा और रोड मैप ढूंढने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अभी हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात करते हैं हमास और इजराइल के संघर्ष की। हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। गाजा में इजरायली सैन्य बल अधिकतर रात को अपने अभियान को अंजाम दे रहे हैं। इजरायली सैनिकों का दावा है कि गाजा के खान यूनिस पर कब्जा अब अपने अंतिम चरण में है। इस बीच इजराइल ने हमले में सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल को भी स्वीकार किया है। हालांकि इजराइल का कहना है कि यह इस्तेमाल सिर्फ धुआं करने के लिए किया गया। संघर्ष विराम खत्म होने के बाद इजरायली सैनिकों ने हमास के ठिकानों पर हमले की तीव्रता को बढ़ा दिया है। आईडीएफ जहां गाजा में अधिकतर सैन्य कार्रवाई को रात में अंजाम दे रही है, तो इजरायली एयरफोर्स के सैनिक एयर स्ट्राइक के जरिए आईडीएफ की जमीनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इजरायली सैनिक अब तक खान यूनुस शहर के बीचों बीच पहुंचकर हमास के एक एक ठिकाने को निशाने पर लेकर नेस्त नाबूद कर रहे हैं। इजरायली सैनिकों के मुताबिक खान यूनुस पर कब्जा अब अपने अंतिम चरणों में है। हालांकि इजराइल हमास के नियंत्रण वाले गाजा के कई इलाकों पर पहले ही कब्जा करने का दावा कर चुका है। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने हमास की संसद और सैन्य मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया था। उत्तरी गाजा पर बढ़त हासिल करने के बाद इजराइल का पूरा ध्यान धीरे धीरे दक्षिणी गाजा की तरफ आगे बढ़ना है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि गाजा की एक मस्जिद में हथियार और ट्रेनिंग की सुविधा मिली है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में एक मस्जिद से हथियार मिलने का दावा किया है। इस बीच वेस्ट बैंक स्थित जनिन के आसपास वाले इलाके में आतंकियों को निशाना बनाते हुए इजरायली सैनिकों ने ड्रोन हमले को अंजाम दिया, जिसकी चपेट में आकर 4 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि जनिन स्थित अस्पताल प्रशासन ने इजरायली सैनिकों पर अस्पताल को निशाना बनाने का आरोप लगाया। संघर्ष के दौरान आईडीएफ के सैनिकों पर सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर इजरायली सैनिकों ने अपनी सफाई दी है। इजरायली सेना ने मीडिया रिपोर्ट्स के दावे पर कहा कि उन्होंने सिर्फ हथियारों में कानूनी तरीके से ही सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। जैसा कि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सफेद फास्फोरस से भरे शैल दागे, लेकिन इजरायली सेना इससे साफ इनकार करती है।
हमने संघर्ष के दौरान किसी भी वस्तु का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक ही किया है। अगर सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ है तो सिर्फ धुआं करने के लिए, ना कि आग लगाने के उद्देश्य से। दरअसल अमेरिका ने मीडिया में आ रही उन रिपोर्ट्स को लेकर चिंता जताई थी जिसमें दावा किया गया है कि अक्टूबर में इजराइल द्वारा लेबनान पर किए गए हमले में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था। जॉन किर्बी ने सोमवार को कहा कि अमेरिका इस बारे में और ज्यादा जानकारी जुटा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों की सेनाओं को सफेद फास्फोरस इस उम्मीद से ही मुहैया कराता है कि वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और युद्ध के नियमों का पालन करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सीमा के नजदीक लेबनान के देहरा इलाके में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहां हमले में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था। मैं कहूंगा कि जिस भी देश को हम सैन्य सहायता, हथियार और अन्य सहायता प्रदान करते हैं, उससे हमारी अपेक्षा ये है कि वे उस सहायता का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और युद्ध के कानूनों के पूर्ण अनुपालन में करें। इजराइल कोई अपवाद नहीं है। बहरहाल इजराइल हमास संघर्ष की आग अन्य क्षेत्रों में भी फैलती दिख रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर जाने वाले एक कॉमर्शियल टैंकर पर जोरदार मिसाइल अटैक किया है। हूती विद्रोहियों ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो हमास पर हमले बंद होने तक इजराइल की ओर जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाएंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि STRIMDA का इजराइल के साथ कोई संबंध था या नहीं। इस बीच ईरान की तरफ से इजराइल को दी गई ताजा धमकी में विदेश मंत्री ने कहा कि अगर गाजा में युद्ध नहीं रुका तो फिर वह अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। विदेश मंत्री के मुताबिक इजरायली सैनिकों के हमले के बाद विस्फोटक स्थिति सामने आई है, जिसे नियंत्रित करना अब मुश्किल होता दिख रहा है। दोहा फोरम में उन्होंने कहा कि संघर्ष का दायरा पहले ही लेबनान और यमन तक विस्तारित हो चुका है, लेकिन अभी भी वक्त है, इसे दायरे में ही रखा जा सकता है। दुबई में COP28 की बैठक अपने अंतिम चरण में है और चौंकाने वाली बात यह है कि मसौदा दस्तावेजों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। सभी पक्ष अभी तक पेरिस समझौते और उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सके हैं। हालांकि दस्तावेजों में ऐसे मुद्दों का ध्यान रखा गया है जो 2030 की व्यापक योजना के मुताबिक है। दुबई में चल रही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप की 28वीं संस्करण की बैठक अपने अंतिम चरण में है। 13 दिनों के लंबे विचार विमर्श के बाद निष्कर्षों और निर्णयों का मसौदा जारी किया गया है। मसौदे में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इन दस्तावेजों में कहीं भी जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि इस मसौदे में सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि देश जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और उपयोग में कमी ला सकते हैं। कॉप के द्वारा पहली बार जीवाश्म ईंधन के संबंध में ऐसा कोई सुझाव प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज में विभिन्न पक्षों की अनिवार्य भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकारों पर विचार और लैंगिक समानता के मुद्दों पर जोर दिया गया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से होने वाले संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलकर सामूहिक और दीर्घकालिक प्रयासों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है। मसौदे में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए संबंधित पक्षों से जरूरत के मुताबिक कार्रवाई करने पर विचार की अपील की गई है। बैठक के दौरान चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन को खत्म करने को अंतिम समय में मसौदे से हटा दिया गया। संवाददाता सम्मेलन से बातचीत के दौरान कॉप के महानिदेशक माजिद अल सुवैदी ने कहा कि इस मसौदे के आने के बाद से विभिन्न पक्षों के बीच निराशा का भाव देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई तरह की चिंताओं का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है। हालांकि बैठक का मकसद था कि बातचीत का दौर शुरू हो सके। सारी ही कॉप की बैठकें मुश्किल होती हैं, लेकिन हम कुछ ऐतिहासिक करने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है। हम एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे 1.5 डिग्री के मानक को बरकरार रखा जा सके। मसौदे की भाषा में जीवाश्म ईंधन को शामिल करना है। अगर ऐसा हुआ तो यह ऐतिहासिक होगा। बहरहाल दुबई में जारी बैठक में प्रगति के बावजूद सभी पक्ष अब तक पेरिस समझौते और उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सके हैं।
लेकिन इस दस्तावेज में ऐसे मुद्दों का ध्यान रखा गया है जो 2030 की व्यापक योजना के मुताबिक है। हालांकि कॉप 28 में शामिल सभी पक्षों ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की बात को मसौदे में शामिल करने के लिए बातचीत के सारे दरवाजों को खोल रखा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सभी देश इस मुद्दे पर कितनी दूरी तय करते हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान मिलिट्री बेस पर फिदायीन हमले में कम से कम 23 सैनिकों की मौत हो गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब सैनिक अपने बैरक में सोए हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक फिदायीन हमला सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। दरअसल सेना ने शुरुआत में आतंकियों के मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके बाद आतंकी विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर मिलिट्री पोस्ट ले जाकर उसमें विस्फोट कर दिया आतंकियों ने। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आत्मघाती हमले में मिलिट्री पोस्ट की इमारत ढह गई। दोनों तरफ से जारी मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना ने सभी 6 आतंकियों को मार गिराया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने ली है। 2022 में पुलिस हिरासत में अपनी जान गंवाने वाली ईरानी महिला महसा अमीनी और ईरानी आंदोलन महिला जीवन स्वतंत्रता को फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ के सखारोव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यकर्ता अफसुन नजफी और मेर्सेदेह शाहीनकर के साथ साथ अमीनी के परिवार के वकील सालेह निकबख्त ने अमीनी की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। ईरानी अधिकारियों ने अमीनी के पिता, मां और भाई को समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान के पश्चिमी प्रांत कुर्दिस्तान में जन्मी 22 वर्षीय महिसा अमीनी को ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद देश में महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे खतरनाक थे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद की व्यवस्था करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से बाइडेन प्रशासन के और मदद वाले प्रस्ताव को मंजूर करने की अपील की है। उधर ब्रुसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन को ईयू की सदस्यता के लिए एक बार फिर चर्चा शुरू हुई, लेकिन हंगरी जैसे कुछ सदस्य देशों ने कीव की सदस्यता का विरोध किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान खुद को मैदान में टिका रखने के लिए कीव कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता है। पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों और अमेरिका से न सिर्फ हथियारों से मदद की गुहार लगाई, बल्कि कई बार रूस की घेराबंदी के लिए आर्थिक और रणनीतिक मदद की अपील करते दिखे। हालांकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को खुलकर मदद देने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। ये और बात है कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका की तरफ से मदद की प्रक्रिया कुछ धीमी रही। बहरहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जहां उन्हें सैन्य और आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मंगलवार को एक बार फिर कैपिटल हिल पहुंचे और अमेरिकी सांसदों से रूस से लड़ाई के दौरान सैन्य समर्थन जारी रखने की आखिरी अपील की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध के दौरान हथियारों की आपूर्ति और फंडिंग की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिकी सांसदों के सामने बाइडेन प्रशासन द्वारा प्रस्तुत बिल को मंजूरी देने का आह्वान किया। उधर ब्रसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन को ईयू की सदस्यता के लिए एक बार फिर चर्चा शुरू हुई, लेकिन हंगरी जैसे कुछ सदस्य देशों ने कीव की सदस्यता का विरोध किया।
यहां तक कि हंगरी ने यूक्रेन को दी जा रही सहायता पैकेज पर वीटो करने तक की धमकी दे डाली। हंगरी ने कहा है कि आयोग ने यूक्रेन के साथ सदस्यता वार्ता शुरू करने की मंजूरी देने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है, जिसे जर्मनी और फ्रांस सहित अन्य सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग जैसे देशों ने ईयू की एकता पर जोर देते हुए यूक्रेन को हर संभव सहायता जारी रखने का भरोसा दिया। विस्तार प्रक्रिया को अन्य मांगों का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। सप्ताह के अंत में हम जो निर्णय लेंगे उससे यूरोपीय समृद्धि, शांति, स्थिरता, विश्व व्यवस्था, नियम आधारित दुनिया को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हंगरी सदस्य बना तो क्या हमने पूछा था कि हंगरी यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए पर्याप्त समृद्ध है? अगर ऐसा होता तो शायद हंगरी आज सदस्य नहीं होता। तो ये एकजुटता है जो साझेदारों और लोकतांत्रिक मूल्यों से सफल होती है। हम यूक्रेन के लिए पूरी एकजुटता और समर्थन में हैं। हम बस सभी सदस्य और भविष्य के सदस्य देशों के लिए एक स्पष्ट और निष्पक्ष दृष्टिकोण देखना चाहते हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने वाशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान कार्यकारी बोर्ड ने यूक्रेन को $15.6 बिलियन के ऋण कार्यक्रम से इतर $900 मिलियन के संवितरण की मंजूरी दे दी। आईएमएफ ने यूक्रेन को युद्ध के बीच सकारात्मक आर्थिक विकास के लिए निरंतर समर्थन का वादा किया। बैठक के बाद आईएमएफ ने कहा कि फरवरी 2022 में रूस के हमले के बावजूद यूक्रेनी अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाना जारी रखा है और हाल के महीनों में अधिक मजबूत आर्थिक सुधार की संभावना दिखाई देती है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस की जेल में 19 साल की सजा काट रहे अलेक्सी नेवल्नी की पिछले कुछ दिनों से कोई खबर नहीं है। नेवल्नी की टीम के मुताबिक जिस जेल में अलेक्सी बंद थे वहां के कैदियों की लिस्ट में अब उनका नाम नहीं है। अलेक्सी नेवल्नी के वकील ने कहा कि उन्हें अब कहां शिफ्ट किया गया है, इस बात की भी प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी है। नेवल्नी के परिजनों ने उनके इस तरह से गायब होने पर चिंता जताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही जेल में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। व्हाइट हाउस ने भी इस मामले में चिंता जताई है। प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा नेवल्नी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। दरअसल नेवल्नी पिछले कुछ महीनों से अदालत की सुनवाई में भी शामिल नहीं हुए। इससे पहले वो वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई से जुड़ते रहे हैं। नेवल्नी को इस साल अगस्त में 19 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन पर चरमपंथी समुदाय बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के आरोप हैं। इससे पहले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में उन्हें 12 साल की सजा दी गई थी। हालांकि नेवल्नी ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। क्रेमलिन ने नेवल्नी मामले पर अमेरिकी बयान की आलोचना करते हुए इसे अंदरूनी मामला करार दिया। उन्हें एक ऐसे सेल में रखा जाता था जहां वेंटिलेशन नहीं था। जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तब ऐसा लगा था कि जैसे वे भूख की वजह से बेहोश हो गए थे। नेवल्नी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उसे जेल भेजना गलत था। हम मॉस्को में मौजूद अपनी एम्बेसी के साथ मिलकर इस मामले में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, वह कैदी जो कानून द्वारा दोषी पाया गया था और अपनी सजा काट रहा है, और हम संयुक्त राज्य अमेरिका सहित किसी के भी हस्तक्षेप को अस्वीकार्य और असंभव मानते हैं। पोलैंड की संसद ने डोनाल्ड टस्क के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में मतदान किया है। इस कदम से पोलैंड में 8 साल के राष्ट्रवादी शासन का अंत हुआ है। यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष के शीर्ष स्थान पर आने के बाद अब यूरोपीय संघ और पोलैंड के संबंधों में सुधार आने की उम्मीद है। पोलैंड के ब्रुसेल्स के साथ चल रहे लोकतांत्रिक विवादों के कारण पोलैंड के 10 अरब यूरो का यूरोपीय संघ फंड रुका हुआ है। अब टस्क के आने के बाद संबंधों में सुधार आने की उम्मीद है, साथ ही फंसी हुई नकदी मिलने की भी आशा है। स्पेन के विगो शहर के उत्तर पश्चिमी बंदरगाह में पुलिस ने जमी हुई मछली के अंदर छिपाकर रखी गई दक्षिण अमेरिकी देशों की 7.5 टन कोकीन जब्त की है।
पुलिस ने कहा है कि यह अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मात्रा में नशीली दवाओं का भंडाफोड़ है। अटलांटिक क्षेत्र गैलिसिया का उपयोग दशकों से दवाओं की तस्करी के लिए किया जाता रहा है। वहीं दूसरे ऑपरेशन में पुलिस को वालेंसिया के पूर्वी बंदरगाह में शिपिंग कंटेनरों में छिपा हुआ 3.5 टन कोकीन बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि इस मामले में बाल्कन मूल के 2 संगठनों से जुड़े कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। आपको दिखाते हैं मध्य अफ्रीकी देश चाड की राजधानी में लेस आंटीज के संगीत पर थिरकते लोगों के कुछ दृश्य। लेस आंटीज लिंग आधारित हिंसा से बची 8 महिलाओं का स्थानीय बैंड है। इस बैंड की खास बात यह है कि बैंड संगीत से परे हटकर चाड की महिलाओं के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मध्य अफ्रीकी देश चाड की राजधानी एंजामेना में सैकड़ों की संख्या में लोग मुस्कुराते हुए लेस आंटीज के संगीत पर थिरकते नजर आए। लेस आंटीज लिंग आधारित हिंसा से बची 8 महिलाओं का एक स्थानीय बैंड है जो संगीत की शक्ति के माध्यम से अपने अतीत में घटित हुई घटनाओं को प्रदर्शित करता है। लेस आंटीज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अधीनता के खिलाफ विरोध दर्शाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेस आंटीज की गायिका सोमती नारिंगर ने युवा लड़कियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। हम युवा पीढ़ी को सलाह देने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर हम युवा लड़कियों को सलाह देते हैं कि वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करें और तब तक शादी में जल्दबाजी ना करें जब तक वे अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में सुनिश्चित ना हो जाएं। यही संगीत समूह लेस आंटीज का मकसद है। लेस आंटीज की सबसे खास बात ये है कि ये बैंड संगीत से परे हटकर चाड की महिलाओं के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेस आंटीज द्वारा गठित फाउंडेशन अपने सदस्यों समेत अन्य महिलाओं को विभिन्न वित्तीय साक्षरता हासिल करने में प्रशिक्षित करता है। वे महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों और बैंक खातों के महत्व पर जोर देते हैं। इससे पहले अपने जीवन में जो भी महिलाएं दुखी थी उसे वे अतीत में रखकर आगे बढ़ रही हैं और वे ऐसी महिलाएं बन गई हैं जो अब खुद को पीड़ितों के रूप में नहीं बल्कि रोल मॉडल के रूप में पेश करती हैं। ऐसी महिलाएं जो हिंसा की बाधाओं को तोड़ चुकी हैं। लेस आंटीज बैंड मध्य अफ्रीका में महिलाओं की वित्तीय और भावनात्मक स्वतंत्रता की वकालत करता है। महिलाओं का ये बैंड आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। इस बैंड का गठन चाडियन कनाडाई इलेक्ट्रॉनिक संगीत स्टार अफ्रोट्रॉनिक्स के समर्थन से हुआ है। लेस आंटीज के गीतों में उनके निजी जीवन के मुश्किल वक्त और सशक्तिकरण की कहानियां शामिल होती हैं। ये महिलाएं पारंपरिक उपकरणों के साथ ही कीबोर्ड और ड्रम पैड जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का भी इस्तेमाल करती हैं। लेस आंटीज जल्द ही अपना पहला एल्बम रिलीज करने जा रही हैं, जो जीवन की कठिन घटनाओं से उबरने की क्षमता और महिला सशक्तिकरण का आह्वान करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ।